डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में पीएससी बल के 78वें स्थापना दिवस समारोह। सीएम योगी के सामने पीएससी जवानों ने दिखाया कर्तव्य। सीएम ने जवानों को दी शुभकामनाएं, कहा आपदा प्रबंधन चुनावी सुरक्षा में पीएससी का महत्वपूर्ण योगदान। बदायूं में बीएलओ रत्नेश यादव का निधन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घर पर पहुंचकर की संवेदना व्यक्त। चुनाव आयोग और बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीएलओ के काम का दबाव बना मौत का कारण। अधिकारियों पर चले हत्या का मुकदमा। 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट। 8 विधेयकों पर सदन के अंदर होगी चर्चा। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। नीतीश पर लगाया मुस्लिम महिला की धार्मिक पहचान छेड़ने का आरोप, कहा मुस्लिम समाज से माफी मांगे सीएम नीतीश। और अमेठी के लाल ने रचा इतिहास। चेन्नई ने 14 करोड़ में खरीदा प्रशांत वीर को। परिवार में खुशी का माहौल, प्रशांत वीर को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पीएससी बल के 78वें स्थापना वर्ष के अवसर पर शुभकामनाएं दी और बल के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएससी बल न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में बल्कि आपदा प्रबंधन, चुनावी कार्यक्रम, त्योहार और अति विशिष्ट महानुभावों के आगमन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2001 में संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब उस समय सुरक्षा में तैनात 30वीं वाहिनी के जवानों ने दिया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने पीएससी की 46 कंपनियों को पुनर्जीवित किया है और बल को अत्याधुनिक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस किया है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही हमारे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है और यही प्रदेश के विकास की और नए उत्तर प्रदेश का राज यहीं से प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बिसौली विधानसभा के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र स्थित कांग्रेस की पूर्व सांसद स्वर्गीय शांति देवी के ग्राम मोहकमपुर में बिसनहारी बूथ पर बीएलओ के रूप में कार्यरत शिक्षा मित्र रत्नेश यादव के हार्ट अटैक से निधन पर उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर अजय राय ने बीएससी वीरेंद्र सिंह से फोन पर वार्ता कर रत्नेश यादव के परिवार को हर संभव मदद दिलाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीएलओ के रूप में कार्यरत रत्नेश यादव पर काम का अत्यधिक दबाव था। अधिकारी रात भर उन्हें तहसील बुलाते थे, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से तनावग्रस्त हो गए और अंत में उनका निधन हो गया। अजय राय ने यह भी बताया कि बीएससी को उनके देहांत की जानकारी नहीं थी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि बीएलओ पर दबाव बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अजय राय ने कहा कि सरकार के जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण ऐसी त्रासदी हुई है और कांग्रेस पार्टी सभी बीएलओ के साथ खड़ी है। इसके अलावा अजय राय ने यह भी कहा कि जनता के काम में लगी बीएलओ की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा का सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। इस सत्र के पहले दिन शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही घोसी से सपा विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी जाएगी। शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते सदन की कार्यवाही नहीं होगी। 22 दिसंबर को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न होंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी।
यूपी सरकार द्वारा लाए गए 8 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए सदन में रखा जाएगा। नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर लेने आई एक बुर्का पहनी मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से जबरन हटाने की कोशिश की। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला की तौहीन की है, वो मुस्लिम समाज से माफी मांगे। मौलाना ने कहा कि धार्मिक पहचान के साथ छेड़छाड़ करना या अपमान करना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। मौलाना ने आगे कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को इस बात की इजाजत दी है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाना खाए और अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहने। उनके इस कार्य से भारत के मुसलमानों में सख्त नाराजगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हिजाब की तौहीन की है। नौकरी देने के ताल्लुक से सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री बांट रहे थे, उसी में एक मुस्लिम महिला नकाब पहन करके सर्टिफिकेट लेने आई। उन्होंने ज़बरदस्ती अपने हाथों से नकाब को खींचा। नीतीश कुमार जी कौन होते हैं कि इस तरीके से हिजाब की तौहीन करेंगे? उनको पूरे मुस्लिम समाज से माफ़ी, और ये उनकी हरकत बड़ी नाजेबा है और नापसंदीदगी के साथ में देखी जा रही है। मुसलमानों के दरमियान रोष है उनकी इस हरकत को देख करके। धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला डॉक्टर का कथित तौर पर हिजाब हटाने का मामला गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी ने एक वीडियो बयान जारी कर मुख्यमंत्री के इस कृत्य की निंदा की और उन्हें पद से हटाने की मांग की। हाफिज नूर अहमद अजहरी ने अपने बयान में कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जैसे गरिमामय कार्यक्रम में महिला डॉक्टर के धार्मिक परिधान हिजाब के साथ ऐसा व्यवहार अशोभनीय और असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से महिला का हिजाब खींचा, जो उसकी गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा अपमान है। बिहार की घटना हमारे सामने है। नुसरत परवीन एक मुस्लिम डॉक्टर महिला, जो हिजाब में, जो हमारा हक है, जो हमारा दायमी हक है, जो हमें देश के संविधान ने दिया है, जो देश के लोकतांत्रिक निज़ाम ने दिया है, आप हमारी महिलाओं का हिजाब छीन रहे हैं। आप खुले तौर से उसको नियुक्ति पत्र देते वक्त अपने हाथों से एक मुख्यमंत्री के बड़े ओहदे पर बैठ करके आप अगर किसी का पर्दा छीन रहे हैं, किसी का हिजाब आप अपने हाथों से हटा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अपमान की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। तो मैं ये कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस पर संज्ञान लें, राष्ट्रपति महोदया इस पर संज्ञान लें और मुख्यमंत्री को पद से हटाएं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग लंबे समय से अधिवक्ता करते चले आ रहे हैं। फिलहाल खबर रामपुर की जज्जी परिसर से जुड़ी है, जहां पर लगभग सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से वृत्त रहे। वहीं उन्होंने रिक्शा में सवार होकर अनोखे ढंग से हाईकोर्ट की बेंच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं को कहना था कि 22 जिलों के लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा रामपुर के अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द यहां पर हाईकोर्ट की बेंच खोली जाए, ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बार एसोसिएशन की पूरी तैयारी है और हमारे अधिवक्ताओं का यह आंदोलन है। इस आंदोलन में हमारे बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता बहुत ही जोर खरोश से भाग ले रहे हैं और हमारा ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग बनी गई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, हम ये चाहते हैं कि रामपुर जनपद में हाईकोर्ट बेंच की स्थापित हो, जिससे सस्ता और सुलभ न्याय जो सरकार की पॉलिसी है वो लागू हो। और ये मांग हमारी इतनी जोर खरोश से उठ रही है। इस समय पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश 22 जिलों के अधिवक्ता इस आंदोलन में पूरी जोश और खरोश से उतर गए और इस बार हमारी हाईकोर्ट की मांग, ये बेंच की मांग पूरी होकर है। पूरा जिला रामपुर की सभी बाजार बंद है और हमारा अधिवक्ताओं का ये आंदोलन पूर्णतः सफल आंदोलन है और हमारा बंद भी सफल है।
संभल की एक भावनात्मक वीडियो ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, जहां सीता आश्रम रोड पर गुलडेरा रोड स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास 2 मासूम बच्चियों की ऐसी गुहार सामने आई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मकान की छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन को बच्चियां अपने हाथों से पकड़कर दिखा रही हैं। बच्चियां कहती हैं कि हेलो डीएम संभल सर, प्लीज हमारा यह तार हटवा दीजिए, इसकी वजह से हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं, बहुत परेशानी होती है। वीडियो किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि एक आम घर की छत से निकली एक सिसकती हुई अपील है। बच्चियों ने सीधे डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया से गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है। लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है, क्या बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बड़े विद्युत विभाग में कार्रवाई करते हुए बिजली के तारों को पोल से हटा दिया गया है और समस्या का समाधान कर दिया गया है। कल जो हम दोनों ने वीडियो बनाई थी तार हटवाने के लिए, आज वो लाइन हट चुकी है। थैंक यू डीएम सर एवं संबल पुलिस एवं बिजली विभाग। बिजनौर में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने पहुंचकर एआरटीओ ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने एआरटीओ ऑफिस में विभाग के कर्मचारियों के कार्यों को देखा और ओवरलोड, ओवर हाइट, बिना परमिट, बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़े वाहनों पर 1 हफ्ते के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कन्नौज जिले के जेमा टोल प्लाजा पर सुबह सुबह सर्वर न आने की वजह से वाहनों की लंबी लंबी लगी कतारें यात्रा पर जा रहे यात्रियों को उठानी पड़ रही है। काफी दिक्कत जेमा टोल प्लाजा पर सर्वर न आने की वजह से सुबह यात्रियों और राहगीरों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें, धीमे सर्वर की गति की वजह से टोल प्लाजा पास करने वाले वाहन रुक गए, जिसमें कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। वाहनों पर यात्रा पर जा रहे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यात्री वाहनों से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। सर्वर न आने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मऊ के काटतराव गांव में वर्षों से चला आ रहा सार्वजनिक रास्ते का विवाद एक बार फिर तूल पकड़ गया। विवाद इतने गंभीर मोड़ पर पहुंच गया जब जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक अमला मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंचा। कार्रवाई के दौरान धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक का दृश्य सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद हालात काफी देर तक नियंत्रण में नहीं आ सके। इस संबंध में उप जिलाधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान महिलाओं द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहां तक कि कॉलर पकड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ एफआईआर होगी। एसडीएम के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा संबंधित पक्ष को लोअर कोर्ट जाने के निर्देश दिए गए थे, जहां मामला अभी विचाराधीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित लोगों द्वारा आबादी की भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया गया है और सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा था। अमेठी के लाल ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अमेठी के होनहार खिलाड़ी प्रशांत वीर ने कर कमाल दिखाया। प्रशांत वीर को लेकर 14 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगी, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने हासिल किया। इस ऐतिहासिक चयन की खबर मिलते ही प्रशांत वीर के परिवार में खुशी का माहौल दिखा। जिले में देखने को जश्न का माहौल मिला है। लोग ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रशांत वीर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहजीपुर गांव के निवासी हैं। छोटे से गांव से निकलकर आईपीएल जैसे बड़े मंच तक पहुंचना क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। अमेठी का नाम रोशन करने वाले प्रशांत वीर को लोगों ने हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जी, मैं प्रशांत वीर की मम्मी हूँ। मेरा नाम अंजना त्रिपाठी। अब देखना क्या है, खुशी तो बहुत ज़्यादा ही है। भाई बेटे का आईपीएल में हुआ है, बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं। हाँ, उसके लिए भगवान से बचपन में ही होनहार दिख रहा था, बहुत अच्छा था। मेरा बेटा है, क्या उसका गुणगान करूँ तो दुनिया गुणगान कर रही है, मैं क्या करूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा था। खबर बिजनौर से है, जहां घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके चलते काफी ट्रेन अपने समय से घंटों देरी से चल रही है। बता दें, जिस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताज़ा मामला नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का है, जहां ठंड के कारण ट्रेन में देरी हुई।
ठंड में यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा इंतजाम नहीं है। यात्री जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। यात्री आग का सहारा लेकर रात गुजार रहे हैं। बिजनौर डीएम के आदेश के बाद भी अधिकारी मौन है। यात्री खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। ये मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, स्टेशन पे देख रहा हूँ जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कोहरा बरस रहा है। आज तो ठंड का होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है, जो भी है ठंड ज़्यादा है। और देखिए, जैसे मैं अंदर जाके भी देखा मैंने कि रैन बसेरे का यहाँ पे कोई प्रबंध नहीं है किसी प्रकार का। लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं, कंबल में लिपटे, एक कोने में कोई पन्नी जगा के हाथ टाप रहा है, कोई कैसे हाथ टाप रहा है। और किसकी पता नहीं, कोई ट्रेन के लिए इंतजार में बैठा है, कितनी देर के लिए बैठा है, कितनी देर से बैठा है। कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है जो ठंड से उनका बचाव कर सके। तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा डीएम साहिबा से भी और अपने शहरी अधिकारियों से भी कि यहाँ पे जल्द से जल्द कोई रैन बसेरे का इंतज़ाम करा जाए। जो भी यात्री स्टेशन पे आते हैं, रुकते हैं, कम से कम वो बैठ सकें, ठंड से उनका बचाव हो सके। आगे चल के यही उनको ठंड से सुरक्षा प्रदान करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह से घने कोहरे का जबरदस्त असर देखने को मिला। अमरोहा जनपद में कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पर विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई। कोहरे की वजह से वाहन चालक लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलते नजर आए। कई स्थानों पर दृश्यता 20 से 30 मीटर तक सिमट गई, जिससे हादसों की आशंका बनी रही। सुबह के समय हाईवे पर सन्नाटा पसरा रहा और आम दिनों की तुलना में यातायात काफी कम दिखाई दिया। जहां पर बिसरख थाना क्षेत्र में शातिर ठगों ने NRI व्यक्ति को निशाना बनाकर बड़ी ठगी की है। आरोपियों ने पीड़ित को असली सोने के जेवरात दिखाकर नकली जेवरात थमाए और 5 लाख रुपए वसूले। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में रहने वाले NRI व्यक्ति कुछ दिन पूर्व भारत आए थे। ठगों ने उन्हें ग्रेटर नोएडा बुलाकर भारी मात्रा में सोना देने का लालच दिया। पीड़ित को पहले असली सोने के 2 पीस दिखाए गए और उसके बाद नकली सोना थमाया गया। ठगों ने यह कहकर पीड़ित को गुमराह किया कि ये जेवरात उन्हें मकान की खुदाई के दौरान मिले हैं। पीड़ित ने बिसरख थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि मामला दर्ज होने के काफी दिन बीत चुके हैं। पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई है। एगो 5 लाख रुपए ले ले, 5 लाख में तुम आपको सोना देंगे। सोना दे दिया, मेरे से पैसे पहले ले लिया, फिर देखा कि बैंक में पैसे हैं, गिने उसके पैसे। इसके बाद उसने जो है तो हमको सोना दे रहे हैं। सोने की कौन सोना था जो सोना दिया उन्होंने? नहीं ये तो नहीं लगा, लेकिन वो असली सोना नहीं था। सोना असली सोना नहीं था, वो नकली था सोना। नोएडा पुलिस में कंप्लेंट किया मैंने। पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मिले नहीं है। कोई से 5 लाख, थोड़े लोग से 10 लाख, थोड़े से 1-2 लाख ले लेते हैं। अब उसके बाद नकली सोना दे देते हैं। इनकी पूरी फैमिली है। जैसे इधर कोई इस सिटी में करते हैं, कभी उस सिटी में करते हैं। और तो ऐसे गाजियाबाद नोएडा में इतने इंसिडेंट इन लोग ने किया है, तो गाजियाबाद एंड नोएडा पुलिस बोथ शुड अरेस्ट देम। पुलिस कह रही थी दे आर ट्राइंग टू अरेस्ट देम एंड कोशिश कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की सक्रियता से एक बुजुर्ग महिला साइबर ठगों के जाल में फंसकर करोड़ों की ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गई। मामला लखनऊ के विकास नगर के मामा चौराहे पर स्थित PNB बैंक शाखा का है। पीड़ित महिला और उसके परिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल बताकर साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया। महिला को जांच और गिरफ्तारी के नाम पर धमकाया गया, जिसकी डरी हुई महिला साइबर ठगों के बताए अनुसार 1 करोड़ 14 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट तुड़वाने बैंक पहुंच गई। पीड़ित महिला FD तुड़वाकर आरोपियों द्वारा दिए गए बैंक खाते में ट्रांसफर करने जा रही थी। महिला के हाव भाव को देखकर बैंक कर्मियों को शक हुआ और उन्होंने उसे भरोसे में लेकर बात की। कुछ देर की बातचीत के बाद डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई महिला टूट गई और उसने साइबर ठगों की पूरी सच्चाई बैंक कर्मियों को बताई। इसके बाद बैंक मैनेजर ने पुलिस सहित उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने महिला के साथ जाकर अन्य बैंकों के खातों को भी फ्रीज कराने में उनकी मदद की। ऐसा मामला सामने आया जहां एक महिला साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बच गई और उसके पीछे जो अहम चीज रही वो था PNB के जो कर्मचारी थे उनकी सूझबूझ, जिसके कारण से महिला फ्रॉड होने से बच गई और करोड़ों रुपए उसके बचाए जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए मंडल प्रमुख है PNB के RK सिंह जी। हम इनसे जानते हैं कि पूरा वाकया क्या था और किस तरह से PNB बैंक के कर्मचारियों की मदद से महिला के साथ इतनी बड़ी लूट होने से, साइबर फ्रॉड होने से बच गया।
सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कैसे आपको पता चला कि जो महिला आपके बैंक में आई है पैसा निकालने के लिए वो साइबर फ्रॉड का शिकार मतलब साइबर फ्रॉड के शिकंजे में है, साइबर फ्रॉड्स के। मेरे पास फ़ोन आया मेरी ब्रांच से, जो हमारी मामा चौराहा ब्रांच है विकास नगर में, उनके ब्रांच मैनेजर का फ़ोन आया कि सर हमारे यहाँ जो है एक साइबर फ्रॉड का केस है और ये मैडम उषा शुक्ला जो वृद्ध महिला हैं जिनकी उम्र जो है 74 ईयर्स है, वो आई हुई हैं। तो ये हमने जो है अपनी सूझबूझ से जो हमारे ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर थे मिस्टर श्रवण राठौर और हमारे ब्रांच के जो बाकी स्टाफ थे जिसमें इंद्रानी जो ऑफिसर थी और अंकिता और जो है सचिन थे, इन लोगों की सूझबूझ से जो है हमने एक साइबर फ्रॉड का केस जो हमारी ब्रांच से 1 करोड़ 14 लाख रुपए हमारे पास रखे हुए थे वो निकलने से हमारी ब्रांच की सूझबूझ से बचा लिया गया। सबसे अहम चीज़ है कि वो महिला क्या जानकारी आपको मिली कि किस तरह से वो शिकार हुई साइबर फ्रॉड्स के, डिजिटल अरेस्ट किस तरह से हुई वो? उस महिला से मैंने खुद बात किया तो उस महिला ने बताया कि मैं 3 दिन पहले मेरे पास फ़ोन कॉल आया था और मैं 3 दिन पहले से ही साइबर अरेस्ट थी। आज मैं 3 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ और 3 दिनों से मैं घर में ही थी। तो यहाँ आया तो मैंने कहा आप यहाँ पे क्यों आई? तो उस वृद्ध महिला ने यही बताया कि जो वो लोग थे उन्होंने हमको आज बताया कि आप ब्रांच जाओ और ब्रांच में जाके सारे जो एफडी हैं उन एफडी को तोड़ के आप अपने बचत खाते में डाल दो और फिर हम बताएंगे कि आपको पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करना। वो महिला ने बताया कि मेरे पति की मृत्यु जो है 8 साल पहले हो गई थी और जो फ़ोन आया मेरे पति के मोबाइल पे आया जिसको मैं ऑपरेट कर रही हूँ और उन्होंने ये बताया कि आपके पति के अकाउंट से जो है मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और जो टेररिस्ट और इन लोगों ने पैसा यूज किया है और हम एटीएस सेल से बोल रहे हैं और अभी आपके पास सीबीआई भी आएगी जो कि आपके बेटे को और आपको पकड़ के लेके जाएगी। बैंक ऑलरेडी हम अपने कस्टमर्स को हमारे कस्टमर्स को मैसेज भेजा जा रहा है। हमको उनके पास ऑलरेडी हमारे हेड ऑफिस से सारे कस्टमर के पास मैसेज भेजा जा रहा है कि इस तरीके से जहाँ पे ओटीपी पिन या साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो आप इनसे सतर्क रहें, इनसे बात करें, इनसे बात ना करें, इनसे कोई भी चीज़ें साझा न करें। अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो बैंक में आके ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें, न कि आप मोबाइल पे किसी पे आप भरोसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंडल प्रमुख पीएनबी बैंक के आर.के. सिंह जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बताया कि किस तरह से साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं पर भी आपको अंदेशा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई ओटीपी गलत आ रही, कोई ईमेल गलत आ रहा है या आपको कहीं भी शक शुबा है तो अपने जो नज़दीकी बैंक है वहाँ पर जाकर तुरंत संपर्क करें और वहाँ पर सूचित करें। इस तरह से फ्रॉड से बचा जा सकता है। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। मैनपुरी जनपद के करहल तहसील में प्रमाण पत्र बनवाने गए एक युवक ने लेखपाल पर मारपीट का आरोप लगाया। युवक संजय का कहना है कि कागजात के लिए पैसे न देने पर उसे एक बंद कमरे में ले जाकर पीटा गया। पीड़ित संजय ने करहल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पृथ्वीपुर के नगला जाहर निवासी संजय कुमार पुत्र उमेश चंद अपने आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करहल तहसील गए थे। उन्होंने बताया कि वह कई दिनों से तहसील के चक्कर काट रहे थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। युवक का कहना है कि पैसे न देने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि करहल तहसील में लेखपालों का भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिरनो थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अंतरजनपदीय गौ तस्कर इमरान उर्फ भोदू को गिरफ्तार किया गया जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि गौ तस्करों ने पहले फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाकर आरोपी के पैर में गोली मारी और वह घायल हो गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गाजीपुर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पाकड़पुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने दिन दहाड़े अपने ही पड़ोसियों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनमें महिलाएं, बच्चे, किशोर और पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज स्थित जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। हरदोई में कुछ ही घंटों में पुलिस ने ज्योति के हत्यारे फुरकान को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं गुलाबनगर मजरा डकौली निवासी ज्योति का शव गांव के बाहर स्थित पंचायत घर के पास कूड़ा घर के निकट पड़ा मिला था। सूचना मिलने के फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे थे। एसपी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई शुरू की गई थी। जांच के दौरान प्रकाश में आया था
फुरकान का नाम, वही नौकरी का सपना लेकर दोस्त के साथ घर से निकली ज्योति ने तय किया जीवन का आखिरी सफर। नौकरी की राह में पहले से जो घात लगाए बैठी थी, वहीं आपको बता दें कि नौकरी का सपना दिखाकर मौत के दर्शन करा दिया। कन्नौज में महिला का ऐसा जला शव देख लोगों का दिल दहल गया। महिला को जिंदा जलाकर निर्ममता से हत्या की गई है। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के निदोह मार्ग की है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियां में सड़क के किनारे महिला का अधजला शव मिला। शव मिलने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई है। निगो रोड पर जीटी रोड हाईवे के पास से निगो रोड के लिए जो रास्ता जाती है, यहीं पे अंडरपास के सामने महज 20 फुट की दूरी पर कह सकते हैं एक अज्ञात जली हुई डेड बॉडी मिली हुई है, जो कि अभी तक देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है किसी महिला की है, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से जली हुई है। एक पैर केवल थोड़ा सा सुरक्षित है, जिसमें काला सा धागा बंधा हुआ है, और उसी को देख के कुछ लोग अंदाज लगा रहे हैं कि ये किसी महिला की डेड बॉडी है। कहीं से मार के इसको लाके यहाँ जलाया गया है, और अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कहाँ की महिला है, कैसे आई कैसे नहीं आई। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के निगो रोड की है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में महिला का अधजला शव मिला। सब मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हजारों की संख्या में ग्रामीण शव की पहचान के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। घटना की जैसे ही सूचना जिले के आला अफसरों की लगी तो मौके पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, और उन्होंने वहां पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिया। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से जो जरूरी साक्ष्य है उनको जुटाने में लगी हुई है। एसपी विनोद कुमार का कहना है कि ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टता से इस महिला को कहीं से लाया गया हो और उसके शव को यहाँ पर जलाया गया हो। महिला के पास से एक अंगूठी और चप्पल भी मिली है। पुलिस ने उनको कब्जे में ले लिया है और जरूरी जो साक्ष्य है उनको जुटाने में पुलिस लगी हुई है। एसपी विनोद कुमार ने बताया है कि सबको कब्जे में लेकर फोरेंसिक टीम को बुलाकर अन्य जो साक्ष्य है उनको जुटाने में पुलिस लगी हुई है। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे से निकालकर उनकी भी जानकारी जुटाने की प्रयास पुलिस लगी हुई है। फिलहाल जब अधजला शव महिला का सड़क के किनारे मिला तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये पुलिस के लिए एक सरदर्द हो गया है कि इस महिला को कहां से कौन लाया और क्यों जलाया गया हो। पुलिस पूरे तरीके से साक्ष्यों को इकट्ठा करके घटना के अन्य जो सबूत है उनको जुटाने में लगी हुई है। मौके पर एसपी व अपर पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गए। घटना स्थल पर भारी पुलिस पर तैनात कर दिया गया है। एपीएन न्यूज के लिए दिलीप कश्यप, उत्तर प्रदेश। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के आदेश पर हादसे की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। खबर पीलीभीत से, जहां एक युवक की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। शराब पिलाने के बाद युवक की हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर की युवक की हत्या की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।